गुड मॉर्निंग बच्चों, उज्ज्वल क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के पार्ट 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 के बारे में देखेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग कैसे चार्ज प्रोड्यूस होता है इसके बारे में देखे थे, चार्ज का क्या नेचर होता है इसके बारे में देखे थे, है ना। किसी भी पार्टिकल पे चार्ज कितना होगा इसके बारे में डिस्कस किए थे। इसके बाद चार्ज का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, वितरण कैसे होता है इसके बारे में देखे थे। ठीक है, तो हम लोग दोबारा इस टॉपिक पे आते हैं। चार्ज का अमाउंट कितना होगा किसी पार्टिकल में, तो कैसे ज्ञात करेंगे, Ne से करेंगे। ठीक है, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट में चार्ज जो है वो जनरली वहां पे प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है, इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे पिछली वीडियो में भी बताया था मैंने कि यदि 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो वहां पे चार्ज 2 ही होगा, 4 इलेक्ट्रॉन होगा तो 4 ही होगा। जैसे एक क्वेश्चन आपका है, एकदम सिंपल सा कर सकते हैं कि सोने के नाभिक में आवेश की मात्रा ज्ञात करें, आवेश की मात्रा ज्ञात करें। अब दिया हुआ रहेगा, ठीक है, कि यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना होता है सोना का, 79। ठीक है, तो वहाँ नाभिक में आवेश कितना होगा, तो जनरली हम लोग क्या कर लेंगे, Ne पे बैठा लेंगे। N का वैल्यू कितना है 79, E का वैल्यू हम लोग को पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो मेरा टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तरीका आप लोग जानते हैं पहले से, 4 7 42 और 9 51 और 5 56 5 12, है ना। तो हमको एक अंक के बाद डेसिमल दे देना है, तो मेरा कितना आ गया, ये आ गया 126.4। तो 126.4 गुने 10 के पावर कितना आ गया, -19 कूलम। जनरली जब हम चार्ज को रिप्रेजेंट करेंगे तो वहाँ 1 ऐसा बोल सकते हैं, एक अंक के बाद हम लोग डेसिमल कर लेंगे तो यहाँ से मेरा 100 कैरी हो जाएगा। तो हो जाएगा क्या, 1.26 इंटू, जब 100 को कैरी की है तो 10⁻2 है, और यहाँ पे -19 है, 2 में से 19 घटेगा ना, तो मेरा क्या हो जाएगा 10⁻17 कूलम, यही वहाँ पे चार्ज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही आप लोग होमवर्क में ट्राई कीजिएगा कैसे चार्ज निकाला जाता है। मान लो हमको H2O में पूछ रहे हैं, ठीक है, H2O में बताना है चार्ज का अमाउंट क्या होगा। ठीक है, दूसरा आप और कहाँ पे कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए। मान ले हम दे दिए 250 ग्राम जल में आवेश की मात्रा ज्ञात करें, क्यों क्या होगा। ठीक है, इसको भी हम उसी तरीके से क्या करते चलेंगे, बनाते चलेंगे ना। ये थोड़ा सा टफ पड़ेगा, ठीक है, लेकिन ये वाला आपका टफ नहीं है, ये आराम से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बनेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर अगले वीडियो में हम इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ऐसे करके आप इसको ट्राई कर सकते हैं कैसे सॉल्व करें। इसके बाद हम लोग देखे थे क्या कि चार्ज जनरली 3 तरीके से वितरित किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि उसका अमाउंट बहुत छोटा होता है। ठीक है, इसलिए उसके हम लोग घनत्व के साथ चलते हैं, जहाँ पे वो लिनियरली पास कर रहा था, एक सरफेस में कर रहा था और एक वॉल्यूम वाइज कर रहा था। क्या ये चाहिए, ठीक है, तो वहाँ से भी आपका न्यूमेरिकल उठा लेता है, उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। कि मान लीजिए दे दिया 10 मीटर कोई लॉन्ग वायर है, तो वहाँ पे चार्ज का डेंसिटी क्या होगा। ठीक है, दे देगा एक लंबा तार है, इसमें 10 मिली कूलम का चार्ज, ठीक है, फ्लो कर रहा है पर सेकेंड। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसका डेंसिटी कैसे फाइंड करोगे। यहाँ पे लेंथ दे दिया हो इसका 10 मीटर है या कुछ भी, मान लीजिए 5 मीटर दे दिया। ठीक है, इसका लेंथ जो है 5 मीटर है, यहाँ पे चार्ज कितना है तो 10 मिली कूलम है, तो वहाँ पे डेंसिटी क्या होगा, तो एक वायर है, तो सिंपल सी बात है कि वहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा, रैखिक आवेश घनत्व होगा।
तो लिम्डा बराबर क्या करेंगे, क्यू बाई ए, क्यू का वैल्यू बैठा देंगे, ठीक है। लेंथ मेरा कितना है 5 मीटर, तो वहाँ पे आवेश घनत्व तो क्या हो जाएगा 10 मिली कूलम, ठीक है, पर मीटर, वहाँ पे डेंसिटी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, ये मिली के लिए है और ये लेंथ मीटर को डिनोट कर रहे हैं ना। ओह सॉरी, क्या हो गया यहाँ पे 2 मिली कूलम पर मीटर, वहाँ पे क्या होगा चार्ज का डेंसिटी होगा, ठीक है। मान लीजिए वही यदि दे दिया हो किसमें, एक रेक्टेंगुलर शेप वाले सरफेस पे, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो वहाँ पे कैसे डेंसिटी निकाल लेंगे हम लोग, किससे, सिग्मा से, क्यू बाई ए। जनरली वहाँ पे आपको इसका डायमेंशन दिया हुआ होगा 5 गुने 4, या फिर डायरेक्ट एरिया भी दिया हुआ होगा, ठीक है। और वहाँ पे अवेलेबल चार्ज दिया होगा 15 माइक्रो कूलम या समथिंग कुछ भी, ठीक है। तो 15 यहाँ पे कर लेंगे, 15 माइक्रो कूलम बटा में 5 के 20, क्योंकि एरिया फाइंड करना है, ठीक है। इतना मेरा हो गया मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 5 दिया 15 और 5 के 20, तो क्या हो जाएगा 0.75 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर, वहाँ पे चार्ज डेंसिटी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, डिवाइड कर दिए 4 7 जा 28, 2 4 5 जा 20, मतलब 0.75 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर, वहाँ पे डेंसिटी आ गया, किस पे, सरफेस वाले पे। हम आवेश का वितरण बताया था ना 3 तरीके से होता है, एक वायर में मतलब रैखिक आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व और एक आयतन आवेश घनत्व, तो इसी से हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आज हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि टेस्ट में ये सब बेस पे क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। चलिए, हम लोग चार्ज का टोटल नेचर देख रहे थे। इसके बाद जनरली हम लोग देखेंगे कि यदि 2 सेम चार्ज या डिफरेंट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं, तो इन दोनों ही केस में, आकर्षण और प्रतिकर्षण के केस में, वो कितना अमाउंट लगाता है, ठीक है, एक दूसरे को, ठीक है, खींचने के लिए या फिर दूर भेजने के लिए, ये किन चीज़ों पे निर्भर करती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम 2 आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में बात करेंगे। 2 आवेशों के बीच लगा बल, ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको कूलाम के नियम से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, कूलाम का नियम, इसके बारे में तो सारे लोग जानते हैं ना, इसके बारे में तो सारे लोग परिचित है। सीए कूलाम ने कब 1785 ईस्वी में क्या किया था, 2 चार्ज के बीच में, वो 2 चार्ज निगेटिव या पॉजिटिव दोनों में से कोई हो सकता है, ठीक है। ये 2 चार्ज एक दूसरे पे कितना बल लगाते हैं, या दोनों के बीच लगने वाला बल किन किन चीज़ों पे निर्भर करता है, इससे संबंधित उन्होंने एक नियम बनाया था, जिसको कूलाम का नियम भी बोलते हैं। इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, 2 आवेशों के बीच लगे बल के बारे में पता लगा सकते हैं, ठीक है, और उसका नेचर भी पता लगा सकते हैं कि वहाँ पे कौन सा आकर्षण बल लगा हुआ है या फिर प्रतिकर्षण बल लगा हुआ है। तो कूलाम ने क्या किया था पता है, लगने वाले बल के बारे में डीपली, मतलब वो किन किन चीज़ों पे निर्भर करती है, इसका टोटल डिस्कशन इन्होंने बताया था। क्या बताया कि मान लीजिए कोई 2 चार्ज, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, कोई डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो इन दोनों के बीच लगने वाला अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स जनरली चार्ज के अमाउंट पे निर्भर करता है। इसका मतलब है कि चार्ज जितना ज़्यादा होगा, फोर्स का अमाउंट भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। और दूसरी किस चीज़ पे निर्भर करता है,
डिस्टेंस पे। ठीक है, डिस्टेंस जितना कम होगा फोर्स का अमाउंट उतना ही ज़्यादा होगा, और डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा फोर्स का अमाउंट क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। ऐसे ही आप समझ लीजिए, एक मैग्नेट को ले लेते हैं और एक लोहे की कील को ले लेते हैं। जैसे जैसे आप उसको नज़दीक लाते जाते हैं आपके हाथों पे प्रभाव दिखने लगता है, वो उसको खींचने लगता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप इसको दूर ले जाते हैं तो वहाँ पे फोर्स का इंटेंसिटी जो है वो क्या होने लगता है, कम होने लगता है। ठीक है, तो डायरेक्टली दो चार्ज के बीच में लगने वाला बल जो है दोनों चार्ज के मल्टीपल के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि दो आवेशों के बीच लगा बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को एक साथ यदि हम कंबाइंड करें तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा मेरा, बराबर का नहीं, पहले अभी हम चूंकि निर्भरता दिया हुआ था ना, एक साथ कंबाइंड करें तो Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, मूलतः लगने वाला बल जो है वो किन चीज़ों पर निर्भर कर रहा था, दोनों के चार्ज के अमाउंट पे और उसके डिस्टेंस पे। लेकिन ये फोर्स का केवल अनुमानिक मान है, ये फिक्स वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे प्रोपोर्शनल दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट इक्वल टू नहीं किया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब फोर्स का अमाउंट फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, टोटल फोर्स का अमाउंट फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हमको प्रोपोर्शनलिटी हटाना होगा ना। तो हम लोग पहले भी जानते हैं, 11th में भी हम लोग डिस्कस किए हैं कि जब प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो कोई कांस्टेंट वैल्यू आता है, और कांस्टेंट वैल्यू भी उसी से रिलेटेड आता है। फोर्स यदि हम दो चार्ज के बीच में लगा रहे हैं तो वहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी फोर्स के अकॉर्डिंगली लेगा, मतलब कि वहाँ पे चार्ज के अकॉर्डिंगली लेगा। यदि हम लोग टू ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, मतलब ग्रेविटेशन के बारे में, तो वहाँ भी कांस्टेंट ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंगली लेगा। मतलब कहने का मतलब है कि जहाँ पे जिस घटना के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं वहाँ पे कांस्टेंट उसके अकॉर्डिंगली लगाया जाता है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे चार्ज को कौन मुख्य रूप से डिस्टर्ब कर रहा था। तो जनरली टू चार्ज जो है, टू चार्ज पार्टिकल्स जनरली कहाँ पे होता है, एयर में होता है ना। तो वहाँ पे डिस्टर्बेंस या फिर बोल सकते हैं उसको सपोर्टिव रोल भी कर सकता है वो। तो पहला प्रभाव हवा डाल रहा होगा, है ना। दूसरा, चार्ज वैक्यूम में भी क्रिएट हो सकता है, ठीक है, प्रोड्यूस हो सकता है, सॉरी, ये तो क्रिएट नहीं हो सकता है, सॉरी, है ना। तो वैक्यूम में भी हो सकता है, तो वहाँ पे निर्वात उस पर प्रभाव डालेगा। और यदि मान लीजिए वहाँ पे हम रुई, कांच या भी और भी किसी पदार्थ का प्रयोग करें तो वहाँ पे क्या वे पदार्थ जो हैं इस लगने वाले बल को प्रभावित करेंगे। तो जब कूलाम बल में हम लोग उसकी मात्रा को ज्ञात करते हैं, ठीक है, तो प्रोपोर्शनलिटी हटाने के बाद एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाता है। इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बाकी वैल्यू जस्ट का तस लिख दीजिए, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, फोर्स डिपेंड कर रहा था Q1 Q2 और R पे, मतलब कि ये आपका क्या वेरिएबल है। Q1 Q2 और R बदल सकता है, जिससे फोर्स का वैल्यू बदल सकता है। लेकिन ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये वैल्यू चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसका वैल्यू होता कितना है, ठीक है, मिटाएं इसको, आप इसको उतार लेना। चलिए, अब फोर्स का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे चेक करने के लिए हमको कुछ ना कुछ चार्ज का भी वैल्यू बैठाना पड़ेगा और डिस्टेंस का भी वैल्यू बैठाना पड़ेगा। बिना चार्ज और डिस्टेंस के वैल्यू को बैठाए हम लोग फोर्स के वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते, और जब इसी का वैल्यू फाइंड नहीं होगा तो इसका भी नहीं हो पाएगा, है ना। तो जनरली जब हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 1 न्यूटन 1 कूलाम और 1 मीटर को बैठा के करते हैं, तो मेरा रिजल्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या आता है, 9 × 10 का पावर 9। ठीक है, अब इसका एसआई यूनिट क्या होगा, जनरली इसका यूनिट भी पूछता है। ठीक है, ये तो मेरा वैल्यू हो गया, यूनिट क्या हो जाएगा, तो देखो इसी का वैल्यू फाइंड कर रहा है ना। तो फोर्स का क्या होता है न्यूटन, ये डिवाइड में है, हमको सिर्फ इसका वैल्यू फाइंड करना है।
बाकी सबको हम उधर लेके चले जाएंगे, तो ये भाग में उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी कि दूरी का डिस्टेंस होता है मीटर, तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये चार्ज जो है आपका किस चीज़ में है, मल्टीप्लाई में है इधर इसके साथ, तो इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो डिवाइड में चला गया, चार्ज का होता है कूलम, तो ऐसा यूनिट क्या हो गया, न्यूटन मीटर, ये 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, 1/4 का ऐसा यूनिट, ठीक है। तो ऐसा यूनिट इसका याद रखिएगा, एक नंबर में आपसे सवाल पूछ देता है या फिर डायरेक्टली 1/4 का वैल्यू पूछ देगा। इसके बाद आपका डायमेंशन भी पूछता है, बीमा क्या होगा, तो क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है, यदि ये याद है तो बीमा निकालना और भी इजी है। 1/4 है, तो बाकी सबको हमको उधर कर देना है। देखिए तो Fr² बटा में Q1 और Q2 ही होता ना। चलिए अब सबका डायमेंशन बैठाते हैं, सबका डायमेंशन निकालना आपको सिखाया है ना पहले, क्या बहुत ही सिंपल तरीका है, बस उसमें कौन कौन से क्वांटिटी, ये मास, लेंथ और टाइम, ये 3 के अकॉर्डिंगली में हम सबको तोड़ लेते हैं, मेरा इजीली हो जाता है ना। तो बल है, बल को क्या तोड़ सकते हैं, द्रव्यमान गुने त्वरण, है ना, ये पहले से r का स्क्वायर मतलब डिस्टेंस है ना। इसके बाद चार्ज का जनरली क्या होता है, q बराबर IT, चूंकि q का कोई डायमेंशन नहीं होता है, लेकिन टाइम का है, और विद्युत धारा का मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज का होता है, लेकिन इसका इलेक्ट्रिक करंट का होता है, चार्ज का नहीं होता है ना। तो हम लोग इसका वैल्यू बैठा देंगे, तो मेरा हो जाएगा IT, q बराबर IT, यहाँ भी q बराबर IT, ठीक है। अब द्रव्यमान का होता है क्या, m, त्वरण का वेग बटा में समय, वेग का LT का पावर -1, मतलब डायरेक्टली कर सकते हैं LT का पावर -2, और डिस्टेंस का L² बटा में IT, तो I का I² और T का T²। अब सबको ऊपर लेके चले जाएंगे हम लोग, ठीक है। दिख रहा है ना यहाँ पे क्लियर, कोई डाउट नहीं ना। तो चलिए, तो 1/4πε0 का डायमेंशन क्या हो गया मेरा, m, l कितना हो गया, 2 और 1 3, l का पावर 3, और t कितना हो गया, t का पावर -2 है, और t नीचे है डिवाइड में, ऊपर जाएगा तो सिंपल सी बात है, प्लस होता है तो माइनस होता है, और माइनस होता है तो प्लस होता है, तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 2 पहले से माइनस में है, 2 और हो गया, तो t का पावर कितना हो गया, -4। इसके बाद देखिए i का पावर यहाँ पे 2 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2, तो हमारा 1/4πε0 का डायमेंशन कितना हो जाएगा, ml का पावर 3, t का पावर -4 और i का पावर -2, ठीक है। डायमेंशन उतार लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 1/4π के साथ एक आपको दिख रहा होगा ये ε0, मूल रूप से इन आवेशों के बीच लगने वाले बल को प्रभावित यही करता है, जिसको बोलते हैं विद्युतशीलता भी बोल सकते हैं, परावैद्युता भी बोल सकते हैं, ठीक है, यही प्रभावित करता है। जनरली आपका ऑब्जेक्टिव में आ भी सकता है, ठीक है, जनरली इसका वैल्यू दे देगा या फिर सिर्फ ε0 का वैल्यू फाइंड करने का दे देगा, ठीक है। तो इसका भी हम लोग देख लेते हैं, कुछ नहीं करना है, बस यहीं से सब आ जाता है, ठीक है। चलिए, सिर्फ ε0 का वैल्यू चाहिए ना, तो ε0 ऊपर चला जाएगा, तो ये वाला वैल्यू भी क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा, मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, मतलब कूलम स्क्वायर ऊपर और न्यूटन मीटर स्क्वायर नीचे, क्योंकि हम लोग ε0 क्या कर रहे हैं, ऊपर, तो इसका वैल्यू होता है यहीं पे, सिर्फ 1 को नीचे करिएगा ना, तो डिवाइड करने के बाद वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। 8.854 × 10 का पावर क्या, -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। केवल ये वैल्यू चेंज हो जाता है। तो यदि 1/4πε0 का वैल्यू याद है तो इसका वैल्यू और SI यूनिट आपको हमेशा याद रहेगा, केवल एक का यदि याद है, ठीक है। डायमेंशन भी इसका पूछ सकता है, तो डायमेंशन भी उसी तरीके से निकाल लेंगे जैसे कि हम लोग उसका निकाले हैं, ठीक है। क्या करना है, केवल पलट लेना है, जैसे यहाँ पे 1 कर देंगे तो इसको फिर क्या कर लेंगे, चेंज कर देंगे, ε0 को हम ऊपर लेके चले गए हैं, तो जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, और जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। जैसे देखिए m का पावर 1 है तो -1 हो जाएगा, l का पावर 3 है तो -3 हो जाएगा,
टी का पावर -4 है तो +4 हो जाएगा, आई का पावर -2 है तो +2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? जैसे देखिए 1/4% का मान कितना है, हमको केवल इसका मान चाहिए तो इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, तो ये वाला भी कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो m का पावर जो प्लस में हो माइनस में, जो माइनस में हो प्लस में पकड़ लेगा। समझ में आ रहा है ना? ऐसे करके देख लेते हैं, यदि डाउट है तो क्या हो जाएगा बीमा। अब सेलेन नॉट को ऊपर लेके गए हैं ना, ऊपर ले गए हैं तो सारा वैल्यू मेरा ऊपर चला गया और ये वाला नीचे आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब सेलेन नॉट को ऊपर ले गए तो मेरा फोर्स कहाँ चला गया, नीचे आ गया ना। ये फोर्स भी तो अपना पोजीशन चेंज करेगा क्योंकि हम लोग इसको कहाँ लेके चले गए हैं, ऊपर, तो मेरा r² हो जाएगा ऊपर, और क्या क्या हो जाएगा ऊपर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अब सेलेन नॉट ऊपर मेरा चला गया है तो Q1 Q2 नीचे हो जाएगा और r² ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो Q1 Q2 इधर डिवाइड में, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो Q1 Q2 बटा में FR²। ठीक है, कोई डाउट? यहाँ से भी कर सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर से वही IT बटा में F का, जनरली हम लोग कर लिए थे पहले, MLT का पावर -2, R का L², सेम वही चीज़ है, बस इसको चेंज कर देना है ना। तो मेरा सेलेन नॉट का डायमेंशन क्या हो जाएगा, m का पावर -1, देखिए आ रहा है, l का पावर 2 और 1 3, ऊपर जाएगा तो -3। देखिए तो यही पे बात लेगा समझना, t का पावर 2 यहाँ पे और -2, ऊपर जाएगा तो प्लस, तो t का पावर क्या पकड़ लेगा 4 और i का पावर 3। मतलब कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू यदि क्लियर है तो ये वैल्यू अभी आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद कूलाम्ब फोर्स में आपको एक चीज और याद रखना है, इसका वेक्टर, ठीक है, इसका सदिश रूप आपसे पूछेगा क्या होगा। ठीक है, तो ये आपका जनरल वैल्यू आ गया। ठीक है, टू चार्ज के बीच कितना फोर्स लगेगा वो। अब देखिए इसका वेक्टर फॉर्म कैसे निकालेंगे, इससे बहुत सारा न्यूमेरिकल बनता है, इसलिए आप लोग इसको इग्नोर नहीं करेंगे, 2-4 न्यूमेरिकल इस पे कर लेंगे। ठीक है, चलिए अक्सर इसका कंपैरिजन ग्रेविटेशनल फोर्स से कर देता है। देखिए ये मेरा हो गया जनरल फोर्स, यहाँ पे हमको क्या चाहिए, कुछ दे इसका सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म क्या होगा। इसका मतलब है कि हमको ये चाहिए, ये चाहिए ना, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आइडेंटिटी हमको क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। चार्ज में तो कर नहीं सकते हैं तो हमको डिस्टेंस में करना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग क्या यूनिट वेक्टर को उठा के चलते हैं, इसको यूनिट वेक्टर को हम लोग जानते हैं, यूनिट वेक्टर का वैल्यू कितना होता है, वो डायरेक्शन भी बताता है और अपना मैग्नीट्यूड भी बताता है। ठीक है, तो हम लोग यूनिट वेक्टर का वैल्यू बैठा के सदिश रूप इसका निकाल सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में r² इंटू वेक्टर r बटा में r, तो r क्या हो जाएगा, r³ हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो सदिश रूप यदि आए तो बहुत ही ईजी है, केवल ये यूनिट वेक्टर को आपको इंक्लूड कर लेना है। तो मेरा हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में r³ इंटू वेक्टर r। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन याद रखना है, इस वाले इक्वेशन को भी और इस वाले इक्वेशन को। ये आपको प्रूफ करने में दे सकता है या फिर 1 नंबर में दे सकता है, और ये आपको काम आएगा न्यूमेरिकल बनाने में। 2 चार्ज के बीच में कितना बल लगेगा यहीं से निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन निकालना होगा यहीं से निकालेंगे, मतलब सबके लिए मेरा यही काम करेगा, ये केवल प्रूफ का है। ठीक है, इसके बाद आपको कूलाम्ब बल में कंपैरिजन के साथ पूछता है। ठीक है, कि कूलाम्ब बल को यदि ग्रेविटेशनल बल से तुलना करें तो कैसे हम लोग इसमें कंपैरिजन कर सकते हैं। तो जनरली ऐसे समझ लीजिए, यदि हम 2 चार्ज के बीच में लगा रहे हैं, ठीक है, किससे, किस वाले से कंपैरिजन, ग्रेविटेशन से, तो 2 चार्ज में 2 हो सकता है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों हो सकता है। ठीक है, तो कंडीशन क्या क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन, या फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो सकता है। ठीक है, चार्ज मेरा 2 ही होता है ना, एक +Q हो सकता है और एक -Q हो सकता है, दूसरा -Q या फिर
प्लस क्यू और प्लस क्यू। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में 2-3 तरीके से पूछ देता है, आपको डिफरेंट चार्ज का पूछ देगा, या फिर सेम निगेटिव का पूछ देगा, या फिर सेम पॉजिटिव का पूछ देगा। ठीक है, तो देखिए दो आवेशों के बीच में, मतलब डिफरेंट आवेशों, मतलब कि अट्रैक्शन फोर्स लग रहा हो, तो वो ग्रेविटेशन के अपेक्षा 10 के पावर 39 गुना ज़्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, यदि सेम चार्ज का बोले तो ये 10 का पावर 36 गुना पावरफुल होता है, और ये जो है वो 10 के पावर 43 गुना ज़्यादा स्ट्रांग होता है। किसके मुकाबले? वो ग्रेविटेशन के मुकाबले। तो आप इसको कंपैरिजन करके निकाल भी सकते हैं तीनों को। ठीक है, बस याद रखना सेम चार्ज का, ये डिफरेंट चार्ज का, और दोनों सेम चार्ज का कितना कितना टाइम ये आता है। ठीक है, कहाँ तक पहुँचा?